नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। हमारी कोशिश मॉर्निंग प्राइम टाइम पावर पैक शो नया सवेरा से यही होती है कि देश विदेश और खेल जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें करें आपके साथ इस मन से साझा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया आंचल। सुप्रभात आप सभी को। तो अगले 1 घंटे आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश में जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें। साथ ही बात होगी नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक जगत में क्या कुछ है और खेल जगत में क्या कुछ रहा है, तो और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, इन तमाम चीजों पर डालेंगे नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की प्रमुख सुर्खियों के साथ। नशे के खिलाफ जंग होगी और तेज। गृह मंत्री अमित शाह आज नाको कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट करेंगे जारी। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर होगा शुरू। 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल करेगा तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान गबन मामले में रामशंकर यादव टिन्नू समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। 5 आरोपियों से पूछताछ जारी। एफआईआर में कुल 8 लोग हैं नामजद। वेनेजुएला में भूकंप के बाद दुनिया ने बढ़ाए मदद के हाथ। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 235। मलबे के नीचे से लोगों को निकालने का काम जारी। और फीफा विश्व कप में नॉकआउट पे पहुंची नीदरलैंड, जापान और स्वीडन। वहीं जर्मनी को हराकर इक्वाडोर भी पहुंची अंतिम 32 में। निकोलस पेपे के 2 गोल की मदद से आइवरी कोस्ट ने पार की पहली बार ग्रुप दौर की बाधा। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां केंद्र सरकार नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के जो तमाम प्रयास हैं उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करने वाले हैं। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे, जिसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों के माध्यम से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की भविष्य की योजना प्रदान करेगा। ये सिंथेटिक ड्रग्स और डार्कनेट द्वारा तस्करी की उभरती चुनौतियों से निपटने की रणनीति के साथ ही जागरूकता, उपचार और पुनर्वास सेवाओं को बढ़ावा देगा। गृह मंत्री मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेंगे और जम्मू और गुवाहाटी में नवनिर्मित एनसीबी क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो ऑनलाइन ड्रग निस्तारण पखवाड़ा अभियान का भी शुभारंभ करेंगी, जिसके तहत देश भर में लगभग 6,500 करोड़ रुपए मूल्यों के करीब 2,09,500 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों की कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार नष्ट किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि बैठक का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सरकार की शून्य सहनशीलता नीति सुदृढ़ करना और नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना है। इस बैठक में 44 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधियों के साथ राज्यों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो नशे के खिलाफ एक्शन मोड में सरकार है। यहाँ इस बैठक में देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। बैठक में सभी जो हितधारक हैं यानी कि स्टेक होल्डर्स, उनके सामूहिक प्रयास का आकलन और अगले 3 वर्षों में मादक पदार्थों के नियंत्रण की प्रभावी रणनीति तैयार करने के उपायों पर चर्चा होगी। और वहीं आपको बता दें कि आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के आधिकारिक संकल्प के तहत 26 यानी कि आज के दिन को इस रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। और इस वर्ष की थीम में रोकथाम पर निवेश करने पर जोर देने हुए नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया जा रहा है। आखिर क्यों जरूरी है ये दिन, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं।
स्वास्थ्य, प्रगति और कल्याण की ओर अग्रसर इस विश्व में मादक पदार्थों का दुरुपयोग आज भी मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस, जिसे विश्व ड्रग्स दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हमें ये स्मरण कराता है कि नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समाज पर कितना विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। ये दिवस सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है तथा विश्व भर की सरकारों, संगठनों और नागरिकों को नशे की लत की रोकथाम, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने और नशे से उबरने की राह पर चल रहे लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए एकजुट होने का संदेश देता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस की स्थापना 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। महासभा ने 26 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की ताकि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सके। तब से विश्व भर के देश इस दिन को जागरूकता फैलाने, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प के साथ मनाते आ रहे हैं। ये तिथि एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त विश्व के निर्माण के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत ने मादक पदार्थों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसमें कठोर कानून प्रवर्तन के साथ साथ जागरूकता और पुनर्वास को भी समान महत्व दिया गया है। वर्ष 2024 में विभिन्न एजेंसियों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए, 1.17 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया तथा समुद्री अभियानों के दौरान 4,100 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। इसके साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त केंद्रों और परामर्श सेवाओं के माध्यम से लोगों को नशे की लत से बाहर निकलने और एक नया जीवन शुरू करने में सहायता प्रदान की जा रही है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सौहार्द पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे की लत जीवन को बर्बाद कर सकती है, समुदायों को कमजोर कर सकती है और राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए विशेष रूप से युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमारे समाज और राष्ट्र का भविष्य है। इस विश्व ड्रग दिवस पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम जागरूक रहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, जरूरतमंद लोगों का सहयोग करेंगे और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। जागरूकता, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की, जहां स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा और इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचा दिया है, तो वहीं प्रशासन को 103 से ज्यादा व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के लिए नाभिठांग के पास खच्चर और घोड़ों की भी व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया। 6 वर्ष बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की जो आर्थिक व्यवस्था है उसे नई गति मिलने की उम्मीद है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे और दान राशि में कथित वित्तीय अनियमितता तथा गबन के मामले ने अब गंभीर कानूनी रूप ले लिया है। यूपी गवर्नमेंट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की है। ये मुकदमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में कुल 8 लोगों के नामजद उन्हें करते हुए उनके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की गई। जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई उनमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव समेत अन्य लोग शामिल हैं। इसके साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनमें
रामशंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा का नाम शामिल है। पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। वहीं पश्चिम एशिया संकट के बाद एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लगाए गए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं और आपूर्ति को संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया। इसके साथ ही संकट के दौरान पूरी तरह निलंबित की गई बल्क एलपीजी आपूर्ति भी आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है। अब औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को संकट पूर्व खपत के 50% तक बल्क एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार घरेलू एलपीजी उत्पादन और आयातित कार्गो की उपलब्धता में सुधार को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी और स्वच्छ ईंधन के रूप में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के विस्तार की दिशा में भी प्रयास जारी रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन की सेशल्स की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री इस दौरान सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा भी करेंगे। वो सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने के साथ भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। भारत ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी सेशल्स भारत की महासागर दृष्टि और ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं नई दिल्ली में नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात कर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर खुशी हुई, जो यूएन महासचिव की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए स्पेशल एडवोकेट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लंबे समय से वैश्विक स्तर पर आवाज उठा रही हैं। हमने इस बात पर चर्चा की कि कैसे भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आई क्रांति वित्तीय सेवाओं को ज्यादा सुलभ और किफायती बना रही है, साथ ही ईज ऑफ लिविंग को बेहतर कर रही है और बड़े पैमाने पर लोगों को सशक्त बना रही है। भारत दुनिया भर के सहयोगी देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे खबर SIR से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं SIR से जुड़ी, जहां पंजाब और तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग के इस व्यापक अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को और अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है।
वहीं दोनों राज्यों में बूथ लेवल अधिकारियों को घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन के साथ इस कवायद को पूरा माना जाएगा। पंजाब और तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया गुरुवार को शुरू हो गई। पहले चरण में बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे और मतदाताओं को उसे भरने में मदद भी करेंगे। इसके बाद बीएलओ दोबारा घरों का दौरा कर भरे हुए फॉर्म इकट्ठा करेंगे। पंजाब में चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को 25 जून से 24 जुलाई तक निर्धारित किया है। अगर किसी घर से फॉर्म प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित बीएलओ 3 बार तक वहां जा सकता है। बीएलओ के हर एक दौरे का रिकॉर्ड रखा जाएगा और घर पर सूचना संबंधी स्टिकर भी लगाया जाएगा ताकि मतदाता को प्रक्रिया की जानकारी मिल सके। पंजाब राज्य में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत हो गई है। इसका जो पहला पड़ाव है हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन, वो 25 जून से लेके 24 जुलाई तक चलेगा। इस पूरे प्रक्रिया में बीएलओ हर घर जाके हमारे जो 2 करोड़ 14 लाख वोटर्स है उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। एन्यूमरेशन फॉर्म 2 परतों में होगी। एक परत बीएलओ साइन करा के भरवा के साइन करा के उनसे वापस लेंगे, दूसरी परत वो हमारे इलेक्टर के लिए है जो वो रख सकते हैं। पंजाब में इस अभियान के लिए 24,453 बीएलओ तैनात किए गए हैं जो 2.14 करोड़ से अधिक मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अब तक 1.84 करोड़ मतदाताओं यानी 86.02% की प्री मैपिंग पूरी की जा चुकी है, जबकि करीब 30 लाख मतदाताओं की मैपिंग अभी शेष है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 3 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद 3 अगस्त से 2 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निपटारा 28 सितंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उधर तेलंगाना में भी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। यहाँ ये प्रक्रिया 27 जुलाई तक चलेगी। बीएलओ पहले 1 सप्ताह तक फॉर्म वितरित करेंगे और उसके बाद भरे हुए फॉर्म एकत्र करने का काम शुरू किया जाएगा। राज्य में लगभग 36,000 बीएलओ और 3,500 से अधिक सुपरवाइजर इस अभियान में लगे हुए हैं। राज्य में ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 31 जुलाई से 28 सितंबर के बीच दावों व आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि आगामी चुनावों में केवल पात्र मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और अधिक मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और वहीं उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट इस समय तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करके नई टीम का ऐलान कर दिया, जहां सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और बूथ स्तर तक मजबूती के दावे के साथ पार्टी ने चुनावी तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। और आखिर इस नई टीम का सियासी संदेश क्या कहता है, देखिए रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नई टीम का ऐलान किया है। संगठन में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री, 19 प्रदेश मंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कई नए चेहरों को मौका मिला है, जबकि अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नई टीम में सुरेश राणा, प्रियंका रावत, पूजा पाल, राजेश यादव, कृतिका अग्रवाल और नीरज सिंह समेत कई नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अभिजात मिश्रा, गीता शाक्य, राम प्रताप सिंह चौहान और उपेंद्र रावत को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। संगठन में पिछड़े, दलित, महिला, युवा और अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देकर बीजेपी ने सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए नीरज सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। संगठन को मजबूत करना, हर एक इकाई ज्यादा सुदृढ़ तरीके से काम करे, हमारे
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता करेंगे। बीजेपी का दावा है कि नई टीम का मकसद हर बूथ तक संगठन को मजबूत करना और 2027 के चुनाव की तैयारी को तेज करना है। पार्टी का कहना है कि उसका एजेंडा सबका साथ सबका विकास है, जबकि विपक्ष की पीडीए रणनीति को बीजेपी जातीय राजनीति करार दे रही है। भाजपा ने आपातकाल की बरसी को भी काला दिवस के रूप में मनाकर कांग्रेस और सपा पर राजनीतिक हमला तेज किया। जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं? उनका आचरण देखो ना। वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बदलाव को चुनावी कवायद बताया, जबकि बीजेपी का कहना है कि वह 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब संगठन को नए सिरे से मजबूत कर 2027 की रणनीति पर पूरी तरह फोकस कर रही है। खड़बड़ाहट है सत्ता के गलियारों में, क्योंकि जब ग्राउंड में रिपोर्ट जा रही है तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए अफरा तफरी में नए नए कैबिनेट पद दिए जा रहे हैं, नई नई कार्यकारिणी घोषित की जा रही है, नए नए पदों को पे नामित किया जा रहा है। आने वाले समय में जिस प्रकार से जो हमारे सामने चुनावी चतुर्वर्ष है, उसमें सभी लोग लग करके भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाएंगे। जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी मिलकर के बखूबी निभाएंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता संगठन से होकर गुजरता है और बीजेपी ने यही संदेश देने की कोशिश की है। नई टीम में सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और बूथ मैनेजमेंट तीनों पर जोर दिखाई देता है। अब असली परीक्षा होगी कि क्या यह नई टीम संगठनात्मक बदलाव को चुनावी जीत में बदल पाती है, क्योंकि 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो सकती है। राज्य सरकार ने ममता बनर्जी के शासनकाल में सभी विभागों के भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने का संकेत दिया है। जी हां, गुरुवार को बजट पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि क्या हम पहले जो हुआ उसे भूल जाएं। इसी कारण हमने विचार किया है कि आने वाले दिनों में सभी विभागों पर श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर प्रकाशित किया जाएगा। वित्त विभाग बताएगा कि किस तरह की अव्यवस्था के कारण 8,15,891 करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ पड़ा। कुछ विभाग बताएंगे कि परियोजनाएं क्यों आखिर ठप पड़ी थी। कुछ विभाग बताएंगे कि नियुक्तियों में आखिर इतना भ्रष्टाचार क्यों हुआ, और सभी विभागों की कार्यप्रणाली से संबंधित कैग रिपोर्ट जिन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया, उन्हें भी प्रकाशित किया जाएगा। और अब बात राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़ी हुई, जिसे पूरा करने और सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के साथ ही उस संविधान को ही पूरी तरह से बदल डालने की कोशिश की जो भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा किया गया संविधान संशोधन भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन है। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जिसके जरिए संविधान का जो मूल ढांचा है उसको कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपातकाल और इसको लागू करने को लेकर भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल की चर्चा की गई है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। आपातकाल में संविधान में शामिल आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल लागू करने के बाद संविधान में ऐसे संशोधनों का दौर शुरू हो गया जिन्होंने भारतीय गणतंत्र की आत्मा को ही बदल कर रख दिया। आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए।
जुलाई 1975 में 38वें संविधान संशोधन के जरिए न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। 2 महीने बाद ही किए गए 39वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संशोधन के जरिए एक प्रकार से पूरे संविधान का पुनरीक्षण किया गया और संविधान में बहुत से मूलभूत बदलाव कर दिए गए। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना। इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बौना कर दिया था। विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थीं। अब केंद्र सरकार को ये भी शक्ति थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी। साथ ही राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया। 42वें संशोधन के जरिए ये प्रावधान किया गया कि संसद से किए गए संविधान संशोधनों को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की गई। हालांकि इससे पहले ही 43वें संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके अधिकार वापस दिलाए गए। इसके बाद संविधान का 44वां संशोधन हुआ। ये संशोधन 42वें संविधान संशोधन से जो क्षति संविधान की हुई थी उसे ठीक करने की कोशिश थी। 44वें संशोधन से 42वें संशोधन के जरिए संविधान में किए गए बदलावों को रद्द करते हुए संविधान को फिर से अपने मूल रूप में लाया गया। हालांकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संशोधन ने संविधान में कई ऐसे बदलाव किए जिससे 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। पहले अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति जैसी परिस्थितियों का होना जरूरी था। लेकिन 44वें संशोधन में अनुच्छेद 352 में से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है। 42वें संशोधन के जरिए आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन से ये बंधन हटा लिया गया। अब आपातकाल लगाने के सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करेंगे, जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसके लिए मंजूरी लेना जरूरी बनाया गया। इसे लागू रखने के लिए हर 6 महीने के बाद संसद से मंजूरी आवश्यक होगी। लोकसभा के कार्यकाल को दोबारा 5 साल कर दिया गया। 38वां संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 123 में खंड 4 जोड़कर अध्यादेश के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को रोक दिया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन के जरिए इस बदलाव को उलट दिया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी अनुच्छेद 368 में भी बदलाव कर चुकी थीं, ताकि संविधान में किए गए बदलाव की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना 53 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया था। ये एक प्रकार से संविधान का पुनरीक्षण था। हालांकि बाद में सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जो बिगड़ा हुआ था उसे सुधारने की भरपूर कोशिश की। और अब बात वेनेजुएला की, जहां भूकंप के 30 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। भूकंप से मौतों का जो आंकड़ा है वो 235 तक पहुंच गया। स्थानीय राहत और बचाव कार्य की जो एजेंसियां हैं वो भूकंप प्रभावित इलाकों में मलबे हटाने का काम अभी भी कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि हताहतों के संख्या में हजारों में है इस समय, और ऐसे में
मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ने की आशंका है। देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। भारत, अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों ने वेनेजुएला की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। तटीय क्षेत्र ला गुएरा में भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। काराकास में नुकसान हुआ। हमने देखा कि कितनी गगनचुंबी जो इमारतें थी वो भर कर जमींदोज हो गई थी। और इस बड़ी खबर पर चंद्रशेखर जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। चंद्रशेखर, पूरे विश्व ने देखा जो वेनेजुएला में हुआ, 126 साल बाद इतना भयंकर भूकंप जो है वो वेनेजुएला में आया। ऐसे में राहत और बचाव कार्य में क्या क्या मुश्किलें वहाँ की बचाव एजेंसियों को आ रही है और इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए काफी मुश्किलें वहां पर राहत और जो बचाव एजेंसियां हैं उनको आ रही हैं। और ताज़ा अपडेट की हम बात करें तो अभी तक जो सरकारी वहां पर जो आधिकारिक आंकड़े वहां पर जारी किए गए हैं या आधिकारिक लोगों के द्वारा जो आंकड़े वहां पर बताए गए हैं उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि 235 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1500 से 2000 के करीबन लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, घायल हैं। और आधिकारिक तौर पर ये बताया जा रहा है कि 200 के करीब लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा वेनेजुएला में एक वेबसाइट वहां पर बनाई हुई है जिसमें लोगों को कहा गया है कि जो अपने सगे संबंधी जो लापता हैं उनको इस पर दर्ज किया जाए। तो उस वेबसाइट में अभी तक 50,000 लोगों के लापता होने की सूचना उस वेबसाइट में वहां पर दर्ज कराई गई है, जिसमें से 18 से 19,000 लोगों को खोज लिया गया है, ऐसा वेबसाइट में वहां पर बताया गया है। तो ये माना जा सकता है कि करीब 30 से 35,000 लोग अभी भी लापता हैं। अगर इस वेबसाइट की हम माने जो वहां के वेनेजुएला के लोगों ने इस वेब पोर्टल पर दर्ज कराई है अपनी सूचना, तो हालात काफी कठिन वहां पर बने हुए हैं। जो राहत और बचाव एजेंसियां हैं उनके लिए काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि कई सारी बिल्डिंगें वहां पर गिर गई हैं। उनके मलबे से लोगों को निकालने में राहत और बचाव एजेंसियां लगी हुई हैं। और दूसरा परेशानी ये है कि काराकास का जो मेन एयरपोर्ट है, जो काराकास को सर्विस देता है, वो ला गुएरा प्रांत में पड़ता है और वो एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद किया गया है। तो ऐसे में जो राहत सामग्री बाहरी देशों से वहां पर पहुंचानी है उसको पहुंचाने में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। कई सारे दुनिया के देशों की ओर से वेनेजुएला को मदद की आश्वासन दिया गया है, मदद की बात कही गई है। कई देशों से मदद अब वेनेजुएला के लिए चल भी चुकी है, लेकिन वेनेजुएला इसके पहुंचने में थोड़ा सा वहां पर मुश्किलें आ रही हैं। भारत की ओर से भी वेनेजुएला को मदद के लिए कहा गया है और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री की ओर से वेनेजुएला की जो स्थिति है उस पर अपनी संवेदना जताई गई है, जिसके बदले जो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी रॉड्रिगेज, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया है। और हालात इस वक्त काफी ये वहां पर खराब बने हुए हैं और राहत और बचाव एजेंसियां पूरी कोशिश में लगी हुई हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर जिंदा बचाया जा सके। इसके साथ ही सीएस जोशी, अगर हम देखें तो भारत के अलावा और भी कई सारे देश ऐसे हैं जो इस समय वेनेजुएला की मदद करते हुए नजर आ रहे, मदद के हाथ बढ़ाए हैं। चंद्रशेखर, बिल्कुल, कई सारे देशों की ओर से वेनेजुएला के लिए मदद के हाथ बढ़ाए गए हैं और सबसे बड़ा रोल इसमें अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला के एक तो नजदीक है और दूसरा हाल के महीनों में जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से निकोलस मादुरो को वहां पर अमेरिका वहां से गिरफ्तार करके लेके आया और काराकास पर अमेरिका की ओर से हमले किए गए और उसके बाद वेनेजुएला में एक तरह का एक सीधा नहीं लेकिन एक तरह का एक नियंत्रण अमेरिका का वहां पर है वेनेजुएला के प्रशासन के ऊपर, वेनेजुएला की सरकार के ऊपर। तो बहुत बड़ी यहाँ पर भूमिका अमेरिका की है और अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं पीट हेग्सेथ, उनकी ओर से भी ये बताया गया है कि अमेरिकी जो युद्ध विभाग है और साथ ही साथ जो विदेश विभाग है वो दोनों मिलकर वेनेजुएला की पूरी मदद वहां पर करने के लिए वहां पर सामग्री भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की हम बात करें, वेटिकन से पोप की हम बात करें, यूरोप के देशों की बात करें, कई सारे देशों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाया गया है। लेकिन अभी सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि वेनेजुएला में ये राहत सामग्री वहां पर कैसे पहुंचे और साथ ही साथ जो देश अपने रेस्क्यू टीम्स को वहां पर भेजना चाहते हैं वो वहां पर किस तरह से पहुंचे, ये बहुत बड़ी परेशानी वहां पर आ रही है। और हाल के वर्षों में हम देखें तो वेनेजुएला के इतिहास का एक बड़ा भूकंप है और सिस्मोलॉजिकली इसको अगर हम देखें तो वहां पर जो फॉल्ट लाइन के ऊपर ये भूकंप आया हुआ है, वहां पर कैरेबियन प्लेट है और कैरेबियन प्लेट कहीं न कहीं टकराई है, जो साउथ अमेरिकन प्लेट है उसके साथ ये टकराई है और काफी भीषण ये एक टेक्टोनिक टक्कर हुई है, जिसकी वजह से ये दो भूकंप कुछ ही मिनटों के अंतराल में, कुछ ही सेकंड के अंतराल में ये दो भूकंप वहां पर आए हैं और इन दोनों भूकंपों की गहराई काफी कम थी
और तीसरी बात यह है कि अगर हम वेनेजुएला को देखें तो वेनेजुएला की जो अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो उत्तर में रहती है और उत्तर में ही ये फॉल्ट लाइन पड़ती है और वहां पर ये भूकंप का केंद्र था, तो इसलिए काफी आशंका जताई जा रही है कि ये संख्या काफी बढ़ सकती है। लेकिन आधिकारिक जो बयान अभी तक आ रहे हैं उसके अनुसार 235 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 2000 लोग घायल हैं और 200 लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी हम इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वक्त की छोटी सी ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे प्रेस रिपोर्ट्स की। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट के जरिए। तो क्या है आज के समाचार पत्रों में प्रमुख खबर? बिल्कुल, तो पहली खबर हम आपको बताएं कि अगर आप स्कूटर लेने जाते हैं और वो इलेक्ट्रिकल स्कूटर है, आपको पता चल जाए कि यही स्कूटर आपके लिए किफ़ायती साबित होगा ईंधन के लिहाज से और साथ ही साथ कितना टिकाऊ है वो, तो कैसा रहेगा। अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कि जो ई स्कूटर है उसे स्टार रेटिंग दी जाएगी और ये जो बिजली मंत्रालय के अधीन आता है यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, वो इसे स्टार्ट करने वाला है। इसके लिए मसौदा तैयार है। हालांकि शुरुआती तौर पर ये स्वैच्छिक होगा। जैसे कि आप एयर कंडीशनर्स में देखते होंगे 5 स्टार रेटिंग होती है। आपके जो फ्रिज है यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसमें उस रेटिंग के लिहाज से जो ग्राहक है वो डिसाइड कर पाता है कि कैसे ये किफ़ायती हो सकता है उसकी जेब के लिहाज से। तो ई स्कूटर को भी अब स्टार रेटिंग मिलेगी, कैसे वो आपका ईंधन को बचा सकता है और वो कितना किफ़ायती साबित होगा आपके भविष्य के लिए जब आप उसके इस्तेमाल की बात करते हैं। तो ये थी पहली खबर प्रेस रिपोर्ट में। और इसी के साथ अगर दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो वो है सड़कों से जुड़ी। जी हाँ, जो बेहतर सड़कें हैं वो समृद्धि की नई राह बनती हुई नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ने देश की 10 शहरों की हेल्दी स्ट्रीट के तमाम मानकों पर अध्ययन किया है, जिसमें AQI है, PM स्तर है, तापमान, शोर और वाहनों की गति का डाटा इसमें शामिल किया गया है। और हेल्दी स्ट्रीट के इस अध्ययन को अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट जो सामने आई है उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि दुकानदारों की जो आय है वो 20 तो संपत्ति के मूल्य कहीं ना कहीं 60% तक बढ़े हैं। और इसके साथ ही ये जो पूरा डाटा लिया गया है वो है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, कोच्चि और पुणे के पीपरी, चिंचवाड़, गंगटोक और श्रीनगर में ये पूरा डाटा तैयार किया गया है, जो बता रहा है कि जब बेहतर सड़कें बनती हैं तो उससे किस तरीके से दामों में बढ़ोतरी होती है, चाहे उसके आसपास के घरों के दाम हो, ज़मीनों के दाम हो, दुकानों के दाम हो, या फिर जो उनकी आय की अगर हम बात करें तो उस आय में भी कहीं ना कहीं बढ़ावा होता हुआ नजर आता है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं बढ़ावे को लेकर, तो ये खबर जुड़ी हुई है वन्य जीवों के संरक्षण से और ख़ास तौर पर हम उस विलुप्ति की बात कर रहे हैं जहां एक सकारात्मक वापसी हुई है। यानी कि गोडावण, इस तरह से इस वन्य जीव की अगर हम बात करें तो 3 चूलों के जन्म के साथ इस विलुप्त वन्य जीव प्रजाति की वापसी का ये एक सकारात्मक संकेत है। और कोई भी अगर ऐसा वन्य जीव जो कि विलुप्ति की कगार पर है और किस तरह से उसकी सकारात्मक वापसी होती है, ये पर्यावरण की दृष्टि से उसकी एक बैलेंस अप्रोच फ्लोरा एंड फौना में कैसे उस इकोसिस्टम को मजबूत और संरक्षित करने की बात है, ये उस अध्याय के लिहाज से एक अच्छा कदम माना जा रहा है। और ये खबर आई है राजस्थान के रेगिस्तान से जुड़ी हुई। तो आज प्रेस रिपोर्ट्स में इतना ही, और आइए अब बात कर लेते हैं हम एक और अलग खबर की।
बिल्कुल, और इसके साथ ही जो एक और प्रमुख खबर है वो है सोने से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां फीफा विश्व कप की अगर हम बात करें तो 18 कैरेट सोने से निर्मित है ये फीफा विश्व कप की जो ट्रॉफी है, स्वर्ण जड़ित ये ट्रॉफी, जिसकी कीमत पिछले 4 साल की अगर हम बात करें तो 4 साल में इसकी कीमत 2 गुनी हो चुकी है, जिसमें भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक व्यापार अनिश्चितता और आर्थिक विकास की जो धीमी रफ्तार है उसके बीच सोने की कीमतों में तेजी आई और उसका असर इस ट्रॉफी पर भी पड़ता हुआ नजर आया। तो जहां एक तरफ हर किसी की नजर फीफा विश्व कप पर है, तो वहीं इस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो इस ट्रॉफी के दामों में भी काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी कि जो ये टीम ट्रॉफी उठाएगी उसको वो कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा है उसके लिए। बिल्कुल। तो प्रेस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि एक दिन एक उत्सव में क्या कुछ खास है आज के लिए। और अब बात एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई, जहां तप है, त्याग है, अटूट श्रद्धा के साथ अपने आराध्य के दर्शन की उत्कंठा भी मौजूद है। जी हाँ, निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम एक बार फिर से भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो उठा। माना जाता है कि कलयुग में बाबा श्याम अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और यही कारण है कि निर्जला एकादशी पर सजने वाला ये मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और समर्पण का विराट उत्सव बन जाता है। आइए आपको दिखाते हैं भक्ति और लोक आस्था से जुड़ी ये विशेष प्रस्तुति। जय श्री श्याम की जयकारे, भजनों की मधुर धुन और बाबा के दर्शन के लिए उमड़ता श्रद्धालुओं का सैलाब। खाटू श्याम धाम में निर्जला एकादशी मेले के दौरान कुछ ऐसा ही अलौकिक दृश्य दिखाई देता है। मान्यता है कि महाभारत की महान योद्धा बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश समर्पित किया था और कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। यही वजह है कि देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में शीश नवाने पहुंचते हैं। निर्जला एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया जाता है। दिल्ली और कोलकाता से मंगाए गए रंग बिरंगे पुष्पों और मेवों से सुसज्जित दरबार श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर देता है। इस अवसर पर बाबा के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु निर्जला व्रत रखकर श्याम नाम का स्मरण करते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आस्था के इस महापर्व को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। विशेष रेल सेवाएं चलाई गई हैं। रिंगस से खाटू तक यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं, ताकि लाखों श्रद्धालु श्रद्धा और शांति के वातावरण में बाबा श्याम के दर्शन कर सकें। खाटू का निर्जला मेला केवल दर्शन और अनुष्ठान का अवसर नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास का उत्सव है जो हर वर्ष लाखों भक्तों को एक सूत्र में बांध देता है। जहाँ तप है, भक्ति है और बाबा श्याम के प्रति समर्पण का वो भाव है जो हर श्रद्धालु को ये विश्वास दिलाता है कि उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। नीदरलैंड्स ने ट्यूनीशिया को 3-1 से हराकर फीफा विश्व कप ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और इस जीत के साथ नीदरलैंड ग्रुप एफ में शीर्ष पर रहा, जबकि ट्यूनीशिया लगातार 3 हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। तो आसान जीत के साथ नीदरलैंड्स पहुंचा नॉकआउट में। वहीं जापान और स्वीडन ने ग्रुप एफ से विश्व कप के नॉकआउट दौर में जगह बनाई। स्वीडन ने जापान के खिलाफ दूसरे हाफ में शानदार वापसी की, 1-1 की बराबरी हासिल की और इसी के साथ अंतिम 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं जापान दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंचा, जहां उसका सामना 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से होना है। ग्रुप ई के आखिरी मुकाबले में इक्वाडोर ने शानदार वापसी करते हुए जर्मनी को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है और इस हार के बावजूद ग्रुप में पहले ही शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर चुकी जर्मनी की टीम इस मैच में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी।
आइवरी कोस्ट ने फीफा विश्व कप में इतिहास रचते हुए पहली बार नॉकआउट चरण में जगह बनाई। ग्रुप ई के निर्णायक मुकाबले में निकोलस पेपे के 2 शानदार गोलों की बदौलत टीम ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर अंतिम 32 का टिकट कटा लिया। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त जुड़ गई है, जो खेल से जुड़ी तमाम खबरों को लगातार हम तक पहुंचाते हैं। सुचित्रा, सीधा आपके पास में आते हैं। अगर फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 18 टीमें नॉकआउट दौर में पहुंच चुकी हैं। फीफा विश्व कप का रोमांच लगातार इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कृतिका, फीफा विश्व कप जो है अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि नॉकआउट स्टेज में कौन सी टीमें पहुंचने वाली हैं वो अब तय होने लगा है। इस बार का जो विश्व कप है 48 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और 12 ग्रुप्स बनाए गए थे, तो हर ग्रुप से जो 2 शीर्ष टीमें हैं वो तो पहुंचेगी ही, वहीं जो तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं वो भी राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने में कामयाब रहेंगी। यानी कि जो टीमें अपने ग्रुप में पहले 2 स्थान पर रह रही हैं वो तो नॉकआउट स्टेज में पहुंच ही रही हैं, वहीं जो तीसरे स्थान पर रह रही हैं वो भी अगर एक आधा मैच बड़े अंतर से जीत लें या जो मैच हार रही हैं उसे कम अंतर से हारें, ड्रॉ अगर वो करा सके तो उनके पास भी एक मौका था पहुंचने का राउंड ऑफ 32 में। तो अब अपने आखिरी दौर में नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के आखिरी दौर में अब पहुंचने लगा है ये विश्व कप। तो वाकई रोमांचक हो गए हैं मुकाबले और कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि कल ही हमने देखा कि आइवरी कोस्ट ने किस तरह से पहली बार राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने में कामयाबी पाई है। एक ऐसी टीम जो इससे पहले भी 3 बार विश्व कप में हिस्सा ले चुकी है, लेकिन तीनों ही बार वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। पिछले 2 विश्व कप के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार आइवरी कोस्ट ने आखिरकार पहली बार ग्रुप स्टेज की जो बाधा है वो पार की है और नॉकआउट स्टेज में राउंड ऑफ 32 में पहुंचने में कामयाब रही है आइवरी कोस्ट। कृतिका। सुचित्रा, वहीं क्योंकि फीफा को बड़े उलटफेर वाला गेम माना जाता है, ऐसे इक्वाडोर ने भी जर्मनी को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया। और जिस तरह से हम फीफा को इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, इस बार कौन सी ऐसी टीम है जो आपको डार्क हॉर्स नजर आ रही है? जी बिल्कुल आंचल, अगर इक्वाडोर और जर्मनी के मैच की बात करें तो हालांकि जर्मनी के पास इस मैच में खोने के लिए कुछ नहीं था, उनके लिए ये मैच ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि वो पहले ही अपने ग्रुप को टॉप करते हुए राउंड ऑफ 32 में पहुंच चुके थे। लेकिन इक्वाडोर के लिए ये मैच ज़रूर अहम था क्योंकि जर्मनी जैसी दिग्गज को, भले ही मैच का जर्मनी के लिए कोई महत्व ना हो, लेकिन अगर जर्मनी जैसी दिग्गज को आप विश्व कप में हराते हैं तो आपकी टीम के लिए ज़रूर एक बड़ी उपलब्धि बन जाती है। और वैसा ही हमने देखा कि जब प्लाटा ने वो गोल किया जिसने बढ़त दिलाई इक्वाडोर को जर्मनी पर और इस मैच को जीतने में कामयाब रही, जिस तरह का हमें एक सेलिब्रेशन नज़र आया, जो जोश नज़र आया, जो उत्साह नज़र आया, वो दिखाता है कि कितनी अहम है ये जीत इक्वाडोर के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके कोच के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक भी मैच में खराब प्रदर्शन पर, टीम के ग्रुप स्टेज से आगे ना जाने पर, किसी ऐसी टीम से हार जाने पर जो मैच आपको जीतना चाहिए था, चलते विश्व कप के बीच में ही जो कोच हैं वो पद से बर्खास्त कर दिए जाते हैं। तो ये जो जीत है जर्मनी के खिलाफ इक्वाडोर की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और किसी भी देश का अगर हम देखें फुटबॉल का इतिहास उठाकर देखें तो ऐसे जो मुकाबले हैं, ऐसी जो बड़ी जीत है वो अक्सर मील का पत्थर साबित होती हैं, क्योंकि एक नया जोश और एक नया आत्मविश्वास आपके खिलाड़ियों में, आपकी टीम में देखने को मिलता है कि अगर हम जर्मनी को हरा सकते हैं तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और इक्वाडोर ने भी अब 3rd प्लेस्ड, जब मैं बात कर रही थी कि 8 टीमें जो तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद राउंड ऑफ 32 में जाएंगी, तो इक्वाडोर भी उनमें से ही एक टीम बन गई है। तो अब जिससे भी सामना होगा उनका राउंड ऑफ 32 में, तो वो ज़रूर सतर्क हो जाएगी कि ये टीम अगर जर्मनी को हराकर आ रही है तो ये किसी भी टीम को हरा सकती है। तो राउंड ऑफ 32 में जो लगातार टीमें पहुंच रही हैं वो खेल की दशा और दिशा तय करती हुई नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, फीफा से जुड़ी तमाम अपडेट्स हमसे साझा करने के लिए। और
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारत ने महिला टी20 विश्व कप 2026 में अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखा है। गुरुवार को ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मैच में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराने में सफलता पाई। बांग्लादेश से मिले 137 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा के तेज तर्रार अर्धशतक की मदद से 16.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 के स्कोर पर रोक दिया। और वहीं भारतीय टी20 टीम एक नए दौर में कदम रखने जा रही है। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में पहली बार कप्तान के रूप में मैदान पर उतरने वाले श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारत नई शुरुआत करेगा। श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपे जाने के बाद ये सीरीज भारतीय क्रिकेट के लिए बदलावों का संकेत मानी जा रही है। अय्यर के सामने एक ऐसी टीम को दिशा देने की चुनौती होगी जिसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन मौजूद है। हालांकि कप्तानी की इस कहानी के बीच सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर, जिन पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। वैभव इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरे। घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर अपने आक्रामक अंदाज से प्रभावित करने वाले इस युवा बल्लेबाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। तो वहीं भारत के पास बल्लेबाजी में गहराई के साथ साथ विविधता से भरा गेंदबाजी आक्रमण भी है, जो मेजबान टीम के लिए चुनौती बन सकता है। और आइए बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई। और इसी के साथ अब नया सवेरा में वक्त आ चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह छोड़ के जाएंगे कुछ खास तस्वीरों के साथ। तो आंचल, कहाँ की हैं आज की कुछ खास तस्वीरें? बिल्कुल, आपको ले चल रहे हैं गोवा के पारंपरिक साओ जुआओ उत्सव की इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। ये उत्सव राज्य में मॉनसून की आगाज का प्रतीक है। आप इन तस्वीरों का लीजिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।